वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम स्टडी करने वाले हैं वाटर प्यूरिफिकेशन एट लार्ज स्केल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग सब्जेक्ट्स में पूछा जा सकता है, जैसे कम्युनिटी हेल्थ में भी ये पूछ सकते हैं और एनवायरमेंटल हेल्थ में भी ये क्वेश्चन आता है। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आपको इंग्लिश में स्टडी करना है तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से इंग्लिश लेक्चर का लिंक आपको मिलेगा और या डायरेक्ट आप चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। तो वाटर प्यूरिफिकेशन क्या है? वाटर प्यूरिफिकेशन और जल शोधन पानी को स्वच्छ बनाना और पीने के लिए सुरक्षित बनाना, ये एक प्रक्रिया है और आमतौर पर इसकी चर्चा दो शीर्षकों के तहत की जाती है। दो तरीके से हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। एक होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन लार्ज स्केल और दूसरा होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन स्मॉल स्केल। तो लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन वाटर का हम आज यहाँ पर स्टडी करेंगे। लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन। अच्छा, जो स्मॉल स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन है वो भी आप स्टडी करना चाहते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में वो आ जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन नॉर्मली उस समय किया जाता है जब एक पूरी कम्युनिटी या पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक को, हम जनता को वाटर सप्लाई करना होता है और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली सरकार की होती है। उनके जो वाटर डिपार्टमेंट होते हैं वाटर वर्क्स के, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो वो पानी को जब सप्लाई के माध्यम से भेजते हैं तो जो जल शोधन की उस समय प्रक्रिया होती है वो लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन कहलाता है। इसके लिए एक जल संयंत्र, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट की आवश्यकता होती है। तो बड़े पैमाने पर शुद्धि करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो मुख्य रूप से तीन होते हैं: स्टोरेज, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन। तो इनको हम एक एक करके अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले है स्टोरेज। वाटर स्टोरेज या भंडारण एक स्रोत से पानी को एक रिजर्वायर या भंडार या स्टोरेज रिजर्व हमें प्रदान करता है ताकि उससे हम आगे पानी शुद्ध करके सेंड करते रहें। ये जो वाटर सोर्स है ये या तो नदी हो सकती है या एक नहर हो सकती है जो डैम से कनेक्टेड हो और लगातार निरंतर पानी की आपूर्ति हमारे प्लांट को करती रहे। ये जो स्टोरेज किया हुआ वाटर है ये नेक्स्ट स्टेप में जाता है जहां हम वाटर प्यूरिफिकेशन का फिल्ट्रेशन स्टेप करेंगे। तब तक वाटर स्टोरेज में ही हम पानी को इकट्ठा रखते हैं। वाटर स्टोरेज का जो सिस्टम है उससे केवल वो एक स्टोरेज ही नहीं है बल्कि उसमें प्रोसेस शुरू हो जाता है शुद्धिकरण का, और इसे हम नेचुरल प्यूरिफिकेशन या प्राकृतिक शुद्धि कहते हैं। नॉर्मली जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं उसका 90% ग्रेविटी के कारण सेटल डाउन हो जाता है और बाकी नेक्स्ट स्टेप के लिए चला जाता है। भंडारण के दौरान या स्टोरेज के दौरान कुछ केमिकल चेंजेस भी होते हैं इस पानी में। जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी मदद से कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनका ऑक्सीकरण कर देते हैं और जो फ्री नाइट अमोनिया होती है पानी में उसे भी कन्वर्ट करके वो नाइट्रेट्स में चेंज कर देते हैं और पानी का जो नाइट्रेट लेवल है वो अच्छा हो जाता है। स्टोरेज के दौरान कुछ जो बैक्टीरियाज हैं, रोगजनक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी डाई आउट हो जाते हैं, मर जाते हैं। रिसर्च से या शोध से ये पता चला है कि जब नदी के पानी को 5-7 दिनों तक यदि स्टोरेज करके रखा जाए तो कुल बैक्टीरियल काउंट में 90% की कमी आ जाती है। यह स्टोरेज के सबसे बड़े लाभ में से एक है। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भंडारण की या स्टोरेज की ऑप्टिमम टाइम है वो 10 से 14 दिन का है। 14 दिन से ज़्यादा स्टोरेज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें फिर और बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं या ओडर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स आ सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस जो हमारा आता है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन पानी के शुद्धिकरण का द्वितीय चरण है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है जहां पर 98 टू 99% बैक्टीरिया और अन्य अशुद्धियां हट जाती हैं। इस प्रक्रिया के लिए दो प्रकार के फिल्टर्स का उपयोग किया जाता है। एक होता है स्लो सैंड फिल्टर्स और एक होता है
रैपिड सैंड फिल्टर्स। अब इनको हम स्टडी करेंगे कि ये स्लो सैंड फिल्टर क्या है और रैपिड सैंड फिल्टर क्या है। तो जैसा कि ये नाम है स्लो सैंड फिल्टर, तो इसमें सैंड जो है वो स्लो या रैपिड नहीं होती। ठीक है, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर में सैंड का स्लो रैपिड से कोई मतलब नहीं है, वहां फिल्ट्रेशन से है। इस स्लो सैंड फिल्टर में फिल्ट्रेशन स्लो होता है, पानी धीरे फिल्टर होता है, और रैपिड सैंड फिल्टर में तेज होता है। तो कैसे होता है हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर को एक जैविक या बायोलॉजिकल फिल्टर के रूप में भी जाना जाता है। इसके जो मुख्य तत्व होते हैं, मुख्य जो पार्ट्स होते हैं, वो ये हैं: सुपरनेटेंट वाटर, a bed of graded sand या sand bed, under drainage system and filter control valves। सबसे पहले देखते हैं सुपरनेटेंट वाटर क्या है। सुपरनेटेंट वाटर की जो ऊपर ठहरा हुआ पानी है, किसके ऊपर? सैंड बेड के ऊपर, उसे हम सुपरनेटेंट वाटर कहते हैं। इसका जो गहराई है, लेवल है, वो 1 से 1.5 मीटर तक होता है। इसके कारण, इस सुपरनेटेंट वाटर के कारण लगातार एक प्रेशर पड़ता रहता है बेड के ऊपर, ताकि जो फिल्टर बेड का प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो दूर हो सके और पानी का बहाव नीचे की तरफ कंटिन्यू रह सके। सुपरनेटेंट वाटर कुछ घंटों की प्रतीक्षा अवधि प्रदान करता है, यानी कुछ समय तक पानी वहीं रहता है धीरे धीरे। 3 से 12 घंटे में निस्पंदन वेग के आधार पर, मतलब फिल्ट्रेशन रेट के आधार पर, ये जो पानी है ये शुद्ध होता है। 2 तरीके से ये शुद्धिकरण होता है, एक तो सेडिमेंटेशन के द्वारा और दूसरा फिल्ट्रेशन के द्वारा। अब ये फिल्ट्रेशन होता किससे है? सैंड बेड से। तो सैंड बेड क्या है? सैंड बेड फिल्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह प्रमुख फिल्ट्रेशन मीडियम है, यानी पानी इसी से होकर फिल्टर होता है। तो सैंड का या रेत का लगभग 1 मीटर लेवल ऊपर होता है, और ये जो सैंड के ग्रेन्स होते हैं, बहुत ही केयरफुली ये सैंड सेलेक्ट की जाती है कि इसका जो आइडियली सैंड ग्रेन्स होते हैं वो गोल होने चाहिए, और उसका जो व्यास है वो 0.2 टू 0.3 mm के बीच होना चाहिए। साथ ही ये जो रेत है वो साफ हो, उसमें मिट्टी या क्ले या कार्बनिक पदार्थ ना हो। इस रेत जो सैंड बेड है उसके नीचे 3 से 40 सेंटीमीटर की गहराई की ग्रेडेड बजरी की एक लेयर होती है, जो इसे सैंड बेड को सपोर्ट करता है। और ये जो रेत है वो नीचे छन के पाइपों में ना चली जाए, ड्रेन पाइप में, उसका भी ध्यान ये जो बजरी है वही रखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सैंडबेड का बनेगा वो लगभग इस प्रकार का होगा। यहाँ ऊपर सुपरनेटेंट वाटर रहता है और इसके नीचे रेत रहती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं इस सैंडबेड के, ये जो बाद में बजरी है ये धीरे धीरे मोटी होती जाती है, ग्रेडेड बजरी होती है, यानी पहले छोटी, फिर मीडियम साइज की और फिर बड़ी। और इसके बीच में ये छेद वाली पाइपें होती हैं, जिससे ये जो फिल्टर्ड पानी है वो इस पाइप में आके और हमारे ड्रेनेज में, आउटलेट में चला जाए। सैंडबेड के माध्यम से पानी बहुत ही धीरे धीरे चलता है। यह जो शुद्धि प्रक्रिया है, इस दौरान 3-4 शुद्धियां होती हैं। एक तो मैकेनिकल प्रेशर होता है उसके कारण, इसके अलावा सेडिमेंटेशन के कारण, एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीडेशन और बैक्टीरियल एक्शन, ये सारी एक्टिविटीज इस दौरान होती हैं जब पानी फिल्टर हो रहा होता है। पानी के निस्पंदन की या जो फिल्ट्रेशन की जो दर है वो सामान्य रूप से 0.1 से 0.5 क्यूबिक मीटर प्रति आवर प्रति वर्ग मीटर सैंडबेड के एरिया के बीच होता है। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। जब ये फिल्टर नया नया बनाते हैं तो यह केवल एक मैकेनिकल फिल्टर के रूप में, झरनी के रूप में काम करता है, छलनी के रूप में काम करता है। परंतु जल्द ही सैंड की जो अपर लेयर है वहां पर एक बायोलॉजिकल ग्रोथ हो जाती है, जिसे हम बायोलॉजिकल लेयर या वाइटल लेयर कहते हैं। यह लेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जिलेटिनस होती है और छोटे छोटे इसमें शैवाल और जीवन के कई रूप, जिसमें प्लवर, डाइटम और बैक्टीरिया शामिल होते हैं, वो एक लेयर बन जाती है। यह जो जैविक लेयर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और
इसका काम है कि एक तो जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो हटते हैं और बैक्टीरिया भी ऊपर रह जाते हैं, वो फिल्टर नहीं हो पाते पानी के साथ, और जो अमोनिया है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और एक बैक्टीरिया फ्री पानी हमें मिलता है। जब तक ये जो बायोलॉजिकल लेयर है वो नहीं बन जाती तब तक जो फिल्ट्रेट है या छनन है उसको अपशिष्ट जल ही मानते हैं, उसको काम में नहीं लेते हैं। जैविक लेयर बनने के बाद परफेक्ट फिल्ट्रेशन होता है, तब ये पानी हम काम में लेते हैं पीने के लिए। अंडर ड्रेनेज सिस्टम। अब ये जो सैंडबेड है इसके नीचे पाइप लगी होती हैं परफोरेटेड, जिसमें छेद होते हैं और वहां से वो आउटलेट एक पाइपों के द्वारा स्टोरेज, एक दूसरा स्टोरेज होता है जहां पर साफ पानी स्टोर किया जाता है, वहां तक जाता है। अंडर ड्रेनेज सिस्टम नॉर्मली एक बना हुआ जो फिल्टर होता है उसको देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो उस रेत के नीचे दबा हुआ होता है, बट जब बनाते हैं तो वो पता लग सकता है कि वो कैसी पाइपें होती। उसके बाद एक फिल्टर कंट्रोल भी होता है। फिल्टर कंट्रोल क्या है? वाल्व होते हैं, जो आउटलेट पाइपें गई हैं वहाँ वाल्व होता है और वो कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना रेट हमें चाहिए फिल्ट्रेशन का और आगे पानी की कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रैपिड सेंड फिल्टर। रैपिड सेंड फिल्टर को हम मैकेनिकल फिल्टर भी कहते हैं। इसमें निम्नलिखित सिस्टम होता है। सबसे पहले कोएगुलेशन, फिर रैपिड मिक्सिंग, फ्लोक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसमें जो फिल्ट्रेशन तक का जो पार्ट है वो थोड़ा अलग होता है। फिल्ट्रेशन में सेम वही सैंडबेड होती है, वही ड्रेनेज सिस्टम होता है, बट क्योंकि पानी पहले इन 4 प्रोसेस से गुजर चुका होता है तो वो काफी साफ हो चुका होता है और फिल्टर तेजी से होता है, इसलिए इसे हम रैपिड सेंड फिल्टर कहते हैं। अभी इसको देखते हैं कि ये बाकी प्रोसेस कैसे संपन्न होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कोएगुलेशन। जो रॉ वाटर है वो सबसे पहले साफ करने के लिए उसमें एक केमिकल लेप या जो केमिकल है फिटकरी या एलम, उस में से गुजारते हैं, उसके पास से उसको टच करते हैं या उसमें डालते हैं, उपचारित करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिटकरी की जो खुराक है वो कितनी होनी चाहिए? ये नॉर्मली हम 5 से 40 मिलीग्राम उसमें डालते हैं प्रति लीटर के हिसाब से, बट डिपेंड करता है कि पानी कैसा है। ज़्यादा टर्बिड है, ज़्यादा उसमें मिट्टी और ये मिली हुई है, ज़्यादा गंदा दिखने में है, तो एलम ज़्यादा हो डालना होगा, नहीं तो कम डालना होगा। दूसरा स्टेप आता है इसमें रैपिड मिक्सिंग, कि जो हमने एलम डाला है वो पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए, इसलिए उसे हम मिक्सिंग चैम्बर में भेजते हैं। मिक्सिंग प्रक्रिया कच्चे पानी को पूरी तरह से समान रूप से एलम के साथ मिश्रण करने के लिए काम में आती है और यहाँ पर मैकेनिकल रैपिड मिक्सिंग ब्लेड्स होते हैं जो उसको मिक्स करते हैं। नेक्स्ट होता है फ्लोक्यूलेशन चैम्बर। जो फ्लोक्यूलेशन सिस्टम है वो फ्लोक्यूलेशन चैम्बर्स में कंप्लीट होता है। फिटकरी मिश्रित जो पानी है या एलम मिश्रित पानी है उसको हम फ्लोक्यूलेशन चैम्बर में डालते हैं और वहां पर यही मैकेनिकल ब्लेड्स होती हैं जो स्लो स्लो उसको स्टीयर करती हैं। ठीक है, और ये 2 से 4 आरपीएम पे घूमते रहते हैं और जो फ्लोक्यूलेशन या कोएगुलेशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। उससे क्या है कि जो गंदगी होती है वो कोएगुलेट होकर फिटकरी के साथ मिक्स हो जाती है और साफ पानी अलग हो जाता है। उसके बाद होता है सेडिमेंटेशन। ये जो कोएगुलेटेड वाटर है उसे हम सेडिमेंटेशन टैंक में आगे सेंड करते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक में ये 2 से 6 घंटे तक वहां पर रहता है और जो भी कोएगुलेटेड अशुद्धियां हैं वो धीरे धीरे बैक्टीरियाज के साथ मिलकर टैंक में सेटल डाउन हो जाती है, नीचे बॉटम में बैठ जाती है और साफ पानी ऊपर रह जाता है। अब नीचे बॉटम पर जो भी एक स्लज बचता है उसे हम प्रेसिपिटेट या स्लज बोलते हैं, कीचड़ बोलते हैं, जो टैंक का जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब किए बिना नीचे से एक यांत्रिक सिस्टम से हटा दिया जाता है और पानी ऊपर जो पार्शियली क्लीन है वो ऊपर रह जाता है। उस क्लीन वाटर को अब हम फिल्ट्रेशन के लिए भेजते हैं। अब फिल्ट्रेशन के लिए जब हम भेजेंगे तो रैपिड फिल्टर होगा, वहां पर बैक्टीरिया भी बहुत कम है। तो रैपिड सैंड फिल्टर में नॉर्मली एक तो बायोलॉजिकल लेयर नहीं बनेगी,
और फिल्ट्रेशन प्रोसेस बहुत तेजी से होगा। ठीक है, बाकी सिस्टम सेम है, नीचे वही आउटलेट दिए हुए हैं जैसे हमने स्लो सैंड फिल्टर में देखा, और जो क्लियर पानी है, साफ पानी, वो आउटलेट में चला जाता है। अब जब ये आउटलेट में चला जाता है तो इसमें एक सिस्टम और होता है जिसे हम डिसइंफेक्शन या थर्ड मेथड कहते हैं, और ये दोनों में होता है, स्लो सैंड में भी डिसइंफेक्शन किया जाता है और इसमें भी किया जाता है। अब आप देख लें कि जो रैपिड सैंड फिल्टर है उसकी बनावट कैसे होगी, कि सबसे पहले वाटर सोर्स होगा, वहां से इसे मिक्सिंग चैम्बर तक लाएंगे, उसी दौरान बीच में एलम ऐड करेंगे, मिक्सिंग चैम्बर में एलम और जो रॉ वाटर है वो मिक्स होगा, उसके बाद फ्लोकुलेशन चैम्बर में धीरे धीरे इसको रोटेट किया जाएगा, स्टीयरिंग किया जाएगा, और वाटर कोएगुलेट हो जाएगा, जो अशुद्धियां हैं वो कोएगुलेट हो जाएंगी, और फिर सेडिमेंटेशन टैंक में इसको भेजा जाएगा। सेडिमेंटेशन टैंक में वो अशुद्धियां हैं वो नीचे बैठ जाएंगी, और साफ पानी फिल्ट्रेशन बेड पे डाला जाएगा, सैंड बेड वहां होगा, और जब फिल्टर होके पानी आगे जाएगा स्टोरेज के लिए, उस दौरान इसमें क्लोरीन मिक्स की जाएगी ताकि डिसइंफेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया जो बचे हुए हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो थर्ड स्टेज आती है किसी भी फिल्ट्रेशन में, चाहे वो रैपिड सैंड हो चाहे स्लो सैंड हो, फाइनल उसको डिसइंफेक्ट भी किया जाता है, और डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीनेशन का सिस्टम यूज में हम लेते हैं। क्लोरीन मिलाने से स्वच्छ जो पानी है उसका कीटाणु शोधन हो जाता है, क्योंकि जो क्लोरीन होती है वो जर्मीसाइडल होती है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है। इसके जो रोगाणुनाशक प्रभाव हैं, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण कार्य भी हैं, जैसे यह आयरन, मैग्नीज और हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करती है, और जो एक टेस्ट और ऑर्डर पैदा करने वाले जो घटक हैं उन्हें भी नष्ट करती है। तो साफ, टेस्टलेस, क्लीन वाटर पीने योग्य प्राप्त होता है। ये जो साफ पानी है जो बड़े पैमाने पर शुद्ध करते हैं, ये सेवन के लिए अब तैयार है, और यहाँ से पानी नल के पानी के रूप में जो फाइनल उपयोग करता है, उपभोक्ता हैं, वहां तक जल वितरण सिस्टम के द्वारा टैप वाटर के रूप में उनके पास भेज दिया जाता है। तो ये लार्ज स्केल वाटर प्योरिफिकेशन है। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, और नोट्स देखने के लिए ब्लॉगर विजिट करें, लिंक डाला हुआ है सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं, और फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।